हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस एवरीवन में। तो पिछली क्लास में हम लोग बात कर चुके थे हिंदी की क्लास में। आप लोगों को वर्ण के बारे में हमने टोटल बता दिया हुआ था। अब हम बात करने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। तो शब्द विचार के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, शब्द विचार हेडिंग पड़ेगी शब्द विचार। शब्द विचार भाषा के अंग देखा जाए तो कितने होते हैं? भाषा के अंग होते हैं 3, हमने बता रखा है आपको। भाषा के अंग, भाषा के अंग कितने होते हैं? 3। कौन? वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वाक्य विचार, ठीक है। भाषा के अंग हमने कितने बताए आपको? ये पहले ही बता चुके हैं। 3 प्रकार के, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी? शब्द विचार की। इसमें हम बात करने वाले हैं शब्द विचार की। अच्छा, शब्द कहते किसे हैं? तो क्या किसको हम शब्द कह सकते हैं? मतलब किस तरह के शब्द को, मतलब शब्द किसे कह सकते हैं? किस वाक्य को या किस वर्ण को? इस तरह से आप सोच रहे होंगे। तो शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द का मतलब होता है वर्णों का सार्थक प्रयोग, लेखन या उच्चारण। वर्णों का सार्थक प्रयोग, लेखन या उच्चारण ही शब्द कहलाता है, ठीक है। शब्द विचार कहलाता है। तो इसकी परिभाषा को देख लें तो वर्णों का सार्थक लेखन, उच्चारण और प्रयोग। किस तरह से आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्णों का सार्थक लेखन, उच्चारण और प्रयोग ही शब्द विचार कहलाता है। शब्द विचार कहलाता है। शब्द विचार कहलाता है, ठीक है। शब्द विचार हमने बताया कि वर्णों का सार्थक लेखन, उच्चारण और प्रयोग ही शब्द विचार कहलाता है। अब शब्द की बात करें। अब शब्द तो है ही, उसकी तो बात कर ही रहे हैं। देखा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं। क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं। तो अर्थ के आधार पर भाषा के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? शब्द और वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा के 2 अंग हैं। अर्थ के आधार पर भाषा के 2 अंग हैं। कौन कौन से हैं? शब्द, दूसरा वाक्य। और यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा अंग, सबसे छोटी इकाई या इसको अंग भी कह सकते हैं, शब्द है। क्या है? शब्द। हमने क्या बताया आपको शब्द विचार के बारे में कि अर्थ के आधार पर भाषा की कितने अंग हैं? 2, शब्द और वाक्य। वाक्य कैसे बनता है? शब्दों का सार्थक प्रयोग ही वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक प्रयोग, शब्दों का। और जबकि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक प्रयोग। वर्ण एक सार्थक, जिसका एक अर्थ निकलना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और इसी तरह से वर्ण भी होता है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, आप समझ रहे हो किसकी? शब्द विचार की। तो शब्द विचार की बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
इसके बाद हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम शब्द की बात करें तो शब्द के प्रकार या शब्द को कितने भागों में बांटा जाता है, इसके कितने प्रकार हैं, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। कि शब्द विचार क्या होता है इसके बारे में टोटल हम बात कर रहे हैं। तो शब्द के प्रकार कितने होते हैं ये देखते हैं। शब्द के प्रकार, इसको कितने प्रकार से, मतलब किसके कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से इसको बांटा गया है, ठीक है। तो शब्द के प्रकार बात करें तो शब्द के प्रकार कई प्रकार के हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसका विभाजन कर रहे हैं हम, तो उत्पत्ति के आधार पर करेंगे। इसके बाद दूसरा, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति का मतलब समझते हो आप लोग। उत्पत्ति का मतलब होता है स्रोत के हिसाब से, कितने इसके स्रोत हो सकते हैं, ठीक है ना, अगर स्रोत की बात करें। परंतु इस व्युत्पत्ति का मतलब होता है संरचना, रचना या बनावट के हिसाब से। तो ऐसे कर सकते हैं, व्युत्पत्ति में इसको संरचना, रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हो तो संरचना, रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है। अगर आ गया कि व्युत्पत्ति के हिसाब से कितने होते हैं तो हमने ये लिखा दिया, ठीक है। उत्पत्ति के हिसाब से या स्रोत के हिसाब से, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसा ऑप्शन में आ वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है, पर आना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी बात करें तो तीसरी मतलब तीसरा जो है वो किसके हिसाब से, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और चौथी बात करें अगर, चौथी तो विकार के आधार पर, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर हमने, और विकार के आधार पर। इसके बाद किसकी बात करें, अगर विकार की हम बात करें तो इसी में दो टाइप्स आ जाएंगे, कौन कौन से, इसी के दो प्रकार के, विकार में दो प्रकार के आ जाएंगे, कौन कौन से, एक आएगा विकारी, एक आएंगे विकारी शब्द, और दूसरा आ जाएगा अविकारी, दूसरा अविकारी शब्द। अच्छा, विकारी शब्द में कौन कौन से आ जाएंगे ये भी बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे संज्ञा, कामा सर्वनाम, कामा क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया और विशेषण, या इसमें क्रिया विशेषण वो अलग से नहीं है, उसी में जुड़ जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण या क्रिया विशेषण, ठीक है। अब इसके बाद अविकारी शब्द की बात करें तो समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, कामा संबंध बोधक, संबंध बोधक, और आ जाएगा कौन, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम इसी में बात करें तो इसी में आ जाएंगे कौन कौन से आपके तद्भव तत्व, वो इसी में आ जाएंगे कौन, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगर उत्पत्ति, अभी हमने इसको सिर्फ बांटने का प्रयास किया, अगर अब देखा जाए तो इनको कौन कौन से इसमें आ जाएंगे, तो हमने विकारी में आपको क्या बताया, विकारी में बताया शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अविकारी में क्या बताया ये बता दिए आपको। अगर हम इसी में बात करें तो इसी में आ जाएंगे कौन कौन से, और इसी के अंतर्गत आ जाते हैं आपके प्रत्यय,
समास और उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उपसर्ग इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका, इसी विकार के आधार पर आ जाता है लिंग, लिंग, वचन, काल, ठीक है ना, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इसमें आ जाते हैं आपके लिंग, वचन, काल, कारक, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, कारक भी आ जाएंगे इसी के अंतर्गत, ठीक है, ये आ जाते हैं आपके। तो हमने क्या बताया आपको, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर आपके हो जाएंगे कौन, इसके आधार पर आ जाते हैं, यहाँ पर है नहीं, जगह नहीं बच रही है, चलो यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम, कौन कौन से आ जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वो होते हैं तत्सम, तत्सम, और फिर तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द आ जाएंगे इसी के अंतर्गत, और विदेशज या विदेशी, विदेशज या उन्हें विदेशी शब्द भी बोल देते हैं, तो विदेशी शब्द, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आ जाते हैं संकर शब्द। कौन कौन से, संकर शब्द। तो ये उत्पत्ति के आधार पर हमने बता दिया। अब व्युत्पत्ति की बात करें तो व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर हम आपको बताना चाहें तो इसमें रूढ़ शब्द, रूढ़, कामा योग रूढ़, योग रूढ़, और इसी के अंतर्गत आ जाते हैं योग रूढ़, रूढ़, और इसमें आ जाते हैं कौन से, यौगिक शब्द, यौगिक। तो ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं, किसके, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमने क्या बताया आपको, व्युत्पत्ति के आधार पर आते हैं योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक शब्द। इसके आधार उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द आ जाते हैं, ठीक है। अगर विकार की बात करें तो विकार में हमने बताया। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से आ जाते हैं, अगर इसकी बात करें तो अर्थ के आधार पर कहाँ बताएं समय, चलो इधर देख देते हैं, इसको हम इस तरह से यहाँ ला देते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं वो भी बात कर लेते हैं। तो सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक शब्द आ जाते हैं किसके, अर्थ के आधार पर। किसी का अर्थ निकल रहा होगा तो किसी का अर्थ नहीं निकल रहा होगा, सार्थक और निरर्थक के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो हमने इनको बांटने का प्रयास किया, आपको बताया कि शब्द के कितने प्रकार हैं। अब हम आपको इससे ये बताना चाहेंगे कि शब्द के प्रकार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। इसमें आपको बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर ये जो हमने बताया तद्भव, तत्सम और देशी, विदेशी और देशज, तो एक एक करके हम डिटेल्स में आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करें किसकी, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बात करेंगे हम कि शब्द उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने आपको लिखवा दिया है, फिर भी अब एक एक को हम बताने का प्रयास करेंगे डिटेल में से। तो देखिए, शब्द के प्रकार में से एक जो पहला पॉइंट है आपका, तो उसकी अगर बात करें तो क्या है, इसके आधार पर कौन कौन से हमने बांटा था, तत्सम, फिर तद्भव, और फिर विदेशी, या देशज, फिर इसके बाद देशज, और बात करें तो फिर संकर शब्द। अब इनके बारे में हम एक एक बात करेंगे, ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। अब बोलें कि तत्सम शब्द क्या होता है, तो पहली हेडिंग पड़ेगी तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं, अगर इनको देखा जाए कि जो तत्सम शब्द हैं
तत्सम शब्द ये मूल भाषा कहें तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करें तत्सम की हमने क्या बताया? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब तत्सम और तद्भव की अगर अब क्या बात करें हम तद्भव की, तद्भव भी बात कर लेते हैं। दूसरा शब्द तद्भव शब्द क्या होते हैं? ये भी संस्कृत के ही शब्द हैं। तद्भव जो शब्द होते हैं ये ही मूल भाषा संस्कृत के ही शब्द हैं, परंतु ये आते आते हिंदी भाषा में आते आते क्या हो गया? इनका हो गया क्या? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आते आते परिवर्तित हो गए या अपने रूप को बदल लिया है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आते आते अपने मूल रूप को बदल दिया है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये कैसे? आपको ये नहीं समझ अभी आ रहा होगा कि ये किस तरह से परिवर्तित हो गए। हमने पहले आपको बताया था कि सबसे पहले भाषा कौन सी है? मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो संस्कृत मूल भाषा है भाई, ठीक है। और इसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर इसके बाद कौन सी? लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट हिंदी, फिर सौरसेनी हिंदी से विकास हुआ है। तो इसी से क्या हुआ? लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक है। फिर अगर बात करें तो वैदिक भी है, वैदिक, लौकिक, वैदिक, और इसके बाद पाली। अब इसी के अंतर्गत है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट जिसको बोलते हैं। अभी यहाँ पर अवहट भी शब्द प्रयोग किया जाता है, अगर आ जाए तो अवहट, अपभ्रंश दो, अवहट, और इसी से बना हिंदी। फिर आगे चल के क्या बना? हिंदी। तो इस यहाँ तक आते आते ये क्या हो गए? इनका अपभ्रंश हुआ, ये टूट फूटे, मतलब इनमें परिवर्तन हुआ। कैसे? जब संस्कृत के मूल शब्द तो थे, परंतु इनमें आते आते मतलब स्वभाव कैसा कि बोलचाल की भाषा में लोगों को जो कठिनाई होती गई, तो वे शब्द बदलते गए धीरे धीरे, तो लोगों ने बदल दिया, ठीक है ना। तो ये बदलते बदलते क्या हिंदी में कैसे हो गए? तद्भव हो गए। इनका रूप कैसा हो गया? सरल हो गया। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द या मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते परिवर्तन हो गए या वो अपने सरल रूप में परिवर्तित हो गए, तो उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो इन्हें हम बात करें हिंदी भाषा के वे शब्द, और संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आते आते परिवर्तित हो गए, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। सरल रूप होते हैं, ठीक है, और ये ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अगर अब हम बात करें कि तद्भव और तत्सम शब्द की पहचान किस प्रकार से कर पाएंगे, कि अब इसी में आ जाता है कि रटना पड़ता है, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है। कि कैसे समझना है वो हम बताते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं तद्भव और तत्सम में अंतर करना, कि कैसे आप तद्भव और तत्सम में अंतर कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये तद्भव है कि ये तत्सम है, ठीक है। तो भी बात कर लेते हैं भाई। तत्सम और तद्भव में पहचान के बिंदु, कि तत्सम और तद्भव को किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं किस तरह से।
तो अंतर या पहचान के बिंदु कौन कौन से हैं भाई, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो तत्सम और तद्भव को किस तरह से आप पहचान सकते हैं, तो अगर देखा जाए तो जितने भी संयुक्ताक्षर हैं, संयुक्ताक्षर का मतलब समझते हो कि जो संयुक्ताक्षर हैं छ छ ज्ञ स्र और त्र, ठीक, छ ज्ञ स्र और त्र, इनके योग से जो भी शब्द बनेगा, इनके योग से जो भी शब्द बनेगा अधिकांशतः वो क्या होता है, तत्सम होता है। अधिकांशतः वो शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, ठीक है। इनके योग से जो भी शब्द बनता है वो अधिकांशतः क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। अगर आप बात करें कि जो अनुनासिक स्वर होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते हैं या अनुनासिक शब्द अनुनासिक जो शब्द होते हैं, अनुनासिक वर्ण, ठीक है ना, अनुनासिक वर्ण जो आएगा, अनुनासिक से जो शब्द बना होगा, अनुनासिक शब्द से या अनुनासिक यहाँ पे शब्द नगर, अनुनासिक वर्ण से बना शब्द कभी भी तत्सम नहीं होता, तत्सम नहीं होता है। अब ये अनुनासिक क्या है, अनुनासिक का मतलब होता है कि इस तरह से चंद्र बिंदु अगर लग जाए, ठीक है ना, अनुनासिक का मतलब है इस तरह से अगर चंद्र बिंदु लग जाए और इस तरह से जो भी शब्द बनेगा वो क्या होगा, वो तत्सम शब्द नहीं होगा, ठीक है। और कौन सा नहीं होगा, तत्सम शब्द में अंतर और तद्भव और तत्सम और तद्भव में किस तरह से पहचान करते हैं, तो द्विगुण व्यंजन जो होते हैं, डा और ढा, द्विगुण व्यंजन, इन्हें बोलते हैं द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। इनके प्रयोग से बना शब्द कभी भी तत्सम नहीं होता, मतलब वो तद्भव ही होगा, तत्सम नहीं होता है, ठीक है। अब अगर बात करें अगली, तो अगर री आप जानते होंगे, ऋषि वाला री, ये छोटा री है, ठीक है। संस्कृत में इनका प्रयोग होता है किस तरह से, ये री होता है, इसके बाद दीर्घ री, इस तरह से, ठीक है, दीर्घ री और री, इनका प्रयोग होता है। परंतु हिंदी में जो प्रयोग होता है वो छोटे री का प्रयोग होता है, ठीक है, छोटे री का प्रयोग किया जाता है, दीर्घ री का प्रयोग नहीं किया, लघु री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो लघु री है इसका प्रयोग, अगर री का प्रयोग यदि किसी शब्द में किया जाता है, यदि किसी शब्द में किया जाता है या इस री का प्रयोग किसी भी शब्द में किया जाता है तो वह तत्सम होगा, ठीक है। अगर री का प्रयोग कहीं भी किया जाएगा तो क्या होगा, तत्सम होगा। अगर संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, तत्सम होगा। इसके बाद ये आपको याद रखना है कि अगर द्विगुण व्यंजन है, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन जिसे कहते हैं, ड़ा और ढा, तो इनका प्रयोग अगर कहीं पर किया जाएगा तो क्या होगा, वो तत्सम नहीं होगा, वो तद्भव होगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसके प्रयोग से भी जो भी शब्द बनेगा वो क्या होगा, तत्सम नहीं बनेगा। अगर अब हम
अगली बात करें कि अगर कहीं पर कठिन व्यंजन मिल जाए या कठिन शब्द प्रयोग किया जाए, कहीं भी किसी भी शब्द में अगर कठिन शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो हम ये समझ लेंगे कि ये तत्सम है। कैसे, वो ही बता देते हैं आपको। अगला पॉइंट रहेगा ये कि आपको हम किसके बारे में बता रहे हैं, तद्भव और तत्सम में अंतर करना और पहचान किस तरह से आप कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है किसी भी शब्द में यदि संयुक्ताक्षर या कठिन वर्ण का प्रयोग किया जाता है, संयुक्ताक्षर या कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ हो या कठिन वर्णों का प्रयोग हुआ हो, कठिन शब्दों, किसी भी शब्द में यदि संयुक्ताक्षर या कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो वह तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख ले हम, संयुक्ताक्षर में जैसे हस्ती, ठीक है ना, आम्र, इस तरह से, ठीक है ना, मृत्यु, तो क्या है, कठिन वर्ण है कुछ और इनमें संयुक्ताक्षर मतलब संयुक्त शब्द आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी बना शब्द होगा वो क्या होंगे, वो तत्सम शब्द के प्रयोग होंगे, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाएगा। ठीक है, अब क्या बात करें हम कि हमने तद्भव और तत्सम के बारे में आपको लोगों को बताया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग विदेशी शब्द क्या होते हैं। विदेशी शब्द क्या होते हैं, फिर इसके बाद देशी की बात करेंगे। विदेशी या विदेशज शब्द, विदेशी या विदेशज शब्द वे शब्द जो हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, वे शब्द हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, मतलब हिंदी और संस्कृत को छोड़कर वे शब्द जो अन्य दूसरे देशों से, मतलब दूसरे देशों की भाषाओं से लिए गए हिंदी में मतलब उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द हिंदी व संस्कृत को छोड़कर, ऐसे शब्द होंगे जो हिंदी व संस्कृत को छोड़कर, ऐसे शब्द जो हिंदी व संस्कृत को छोड़कर अन्य देशों की भाषाओं से लिए गए हैं या हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अब विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन में अगर आ जाए तो विदेशी शब्द किसे कहते हैं, हमने आगत शब्द या विदेशी, आगत को कहते हैं विदेशी, आगत जो शब्द हमने बताया है आपको, तो आगत शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं भाई, तो आगत शब्द में हमने बताया था ये इस तरह से आम बनेगा। ठीक है, और इसके बाद व्यंजन में आपको बताया था कि का क्या लगेगा, नुक्ता, का, खा, गा, जा और फा, इस तरह के जो ये वर्ण हैं ये आगत शब्द या विदेशी शब्द कहे जाते हैं। अगर और भी बात करें तो विदेशी शब्द हमने क्यों प्रयोग किया भाई, कि विदेशी शब्दों की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि आपने देखा है, हिस्ट्री आपने अगर पढ़ी है तो भारत पर विभिन्न
अटैकर्स ने, विभिन्न योद्धाओं ने क्या किया, बाहरी योद्धाओं ने ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, या तुर्कियों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने आक्रमण किया भारत में। तो उनके द्वारा जो भारत में प्रयोग की गई भाषा, जैसे फ्रांसीसी हो गए, ईसाई हो गए और पुर्तगाली हो गए, इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। तो अपनी अपनी भाषाओं का इन्होंने, तो इनका कारण क्या है, राजनीतिक भी हो सकता है, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सभी कारण हैं इसके। तो यहाँ पर धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण की वजह से क्या हुआ, हमें क्या, कौन से शब्द आगत या विदेशी शब्दों मिल पाए। और क्या है कि हमने इनको क्यों लिया, आखिर हमने हिंदी में इन शब्दों को क्यों प्रयोग किया, क्योंकि हिंदी में हमारे कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है, उनको बोल पाना सभी के लिए, मतलब कोई कोई तो जानता भी नहीं उनके बारे में कि क्या हो सकता है। जैसे जैसे आप बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर हम, कि जैसे विदेशी शब्द की बात की जाए उदाहरण के तौर पर, ठीक है, कि अब डॉक्टर, डॉक्टर हमने क्या लगाया, आपने देखा होगा आगत शब्द में क्या लगा हुआ है, इस तरह से चांद बना है। और इसी तरह से अगर आगत शब्द में आएगा तो ये विदेशी शब्द, आगत का मतलब ये होता है विदेशी, जैसे डॉक्टर, जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है ना, जैसे हॉस्टल, ठीक है, जैसे हॉस्टल। तो इस तरह के जो वर्ण हैं, शब्द हैं, वर्ण नहीं शब्द हैं, इस तरह के जो भी वर्ण शब्द हैं, उनका प्रयोग क्या किया जाता है, उनके प्रयोग से, उनका जो प्रयोग किया जाएगा वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वो विदेशी शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि विदेशी शब्द क्या है। जैसे हमने बात किया रेलवे, रेलवे स्टेशन, क्या बात किया हमने, रेलवे स्टेशन। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन क्या, कैसा शब्द है, एक विदेशी शब्द है। जबकि हिंदी की अगर बात करें, स्वतः हिंदी की बात करें तो हिंदी कैसा शब्द है, हिंदी भी एक विदेशी शब्द है। अब किसी किसी को समझ में लगा हिंदी के विदेशी शब्द है, अरे भैया हिंदी क्या अरबी और फारसी से मिल करके बना है, समझ में आ रहा है, अरबी और फारसी से मिल करके बना है हिंदी शब्द। तो हिंदी भी क्या है, विदेशी शब्द है। ये उदाहरण हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, हिंदी, हिंदी भी क्या है, एक विदेशी शब्द है। अगर आप बात करें रेलवे स्टेशन की, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अब ये रेलवे स्टेशन को अगर हिंदी में कहा जाए, अगर इसकी बात की जाए तो लौह पथगामिनी आवत जावत केंद्र। अब इसे क्या कहा जाएगा, हिंदी में इसे अगर बात किया जाए तो अब ये इंग्लिश में हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि रेलवे स्टेशन। अब इसे ऐसे कौन पढ़ेगा यार कि लौह पथगामिनी आवत जावत केंद्र, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमने सुविधा ली कि हमने विदेशी शब्दों का इस्तेमाल किया कुछ शब्दों में जो कि हमें कठिन लग रहे थे, जो हिंदी में हमें कठिन लगे, और हमने उन शब्दों का विदेशी शब्दों में से कन्वर्ट कर लिया, उनको हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, लौह पथगामिनी आवत जावत केंद्र। तो इस तरह से आप रेलवे स्टेशन का नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, ले सकते हैं यार, अभी व्यक्ति लोग जानते भी नहीं हैं, आधे लोग ये भी नहीं जानते कि रेलवे स्टेशन क्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब पंप को कहते हैं हवा, वायु ठूंसक यंत्र। तो इस तरह से अब ये वायु ठूंसक यंत्र क्या होता है, अब इस तरह से किसी किसी को मतलब समझ में नहीं आता होगा कि यार हैंड मतलब जो हवा भरने वाला, जो साइकिल में हवा भरते हैं तो है उसको बोलते हैं पंप जिससे हवा भरी जाती है, ठीक है, तो वायु ठूंसक यंत्र होता है वो, आप समझिए। तो रेलवे स्टेशन के इस तरह से, अब ये है विदेशी शब्द जिससे हमें सुविधा मिली, हमने इसको अपने हिंदी भाषा में ले लिया। अब अगर हम बात करें, हमने क्या बताया आपको, विदेशी या विदेशज शब्द, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, देशज शब्दों की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, देशज शब्दों की, कि देशज शब्द कौन से होते हैं। देशज का मतलब आप ये भी समझ रहे होगे कि देशज मतलब अपने ही देश में उनका निर्माण हुआ हो, अपने ही देश में उन शब्दों की उत्पत्ति हुई हो, यही मतलब हुआ ना, यही मतलब हुआ भाई। देशज, देशज का मतलब होता है देश, मतलब अपने देश में, मतलब देश में या अपने ही देश में, अब जिस भी देश में हो आप, ठीक है ना, देशज। अब जरूरी है कि इंडिया में हो तो आप अपने ही देश के लिए हो, अन्य देश वाले अपने देश को ले देशज बोलेंगे, ठीक है। जा का मतलब हो जन्मा, ठीक है ना, अपने ही देश में जो जन्मा हो ये देशज कहते हैं। और शब्द में जन्मा है तो शब्द के लिए देशज शब्द है। कोई व्यक्ति जन्मा है देशज तो उसे देशी कहा जाता है, अब देशी व्यक्ति है भाई, अपने देश में जन्मा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देशज शब्द।
अब ये देशज शब्द कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग कि देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमें अपने आसपास से अपनी बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में जो हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहाँ पे रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, और हमसे हमारा एक कोई मित्र है जो कि देवरिया में रहता है, या कोई व्यक्ति रहता है आगरा में रहता है, या कोई कन्नौज में रहता है, तो वो कन्नौजी बोलेगा। बिहार वाला देवरिया के पास में जो गोरखपुर साइड है तो वो क्या बोलेगा, वो बिहारी भाषा प्रयोग करेगा। अगर अब हम अपनी कन्वर्सेशन की बात करें, बातचीत की बात करें कि अगर वो बिहारी में टोटल बोलेगा और हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अपने भाषा में बात कर रहे हैं, देशज भाषा में, तो अच्छी तरह से सामंजस्य नहीं बिठ पाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करें कि अगर हम एक ही जो भी कम्युनिकेशन का सिस्टम है एक ही भाषा का यूज करेंगे तभी अच्छे से सामंजस्य बिठा पाएंगे, ठीक है। अब ये होता है देशी और विदेशी देशज शब्द। क्या होते हैं देशज शब्द? देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो कि हमें आसपास या बोलचाल की भाषा से प्राप्त होते हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में कर लेते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा जैसे कि गड़बड़ाहट, गड़बड़ाहट, इस तरह से कोई शब्द आ गया गड़बड़ाहट। जैसे ऊट पटांग, ऊट पटांग, इस तरह से कोई शब्द आ गया। हड़बड़ी, हड़बड़ी, बड़ी हड़बड़ी कर रहे हो, कहते हैं बड़ी हड़बड़ी, इस तरह से। तो इस तरह के जो शब्द होंगे जो कि देसी मतलब गांव क्षेत्र की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इस तरह से अगर आप लें गांव क्षेत्र की भाषा में जो प्रयोग किया जाता है बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, देसी टाइप से, तो हमें क्या बोले जाते हैं। और उनका प्रयोग अगर हिंदी में कर लिया जाता है तो क्या कहलाते हैं? देसी शब्द कहलाते हैं। समझ में आया होगा आपको? देशज शब्द, विदेशी शब्द, ठीक है। चलिए, देशज शब्द हमने बात किया, इसके बाद विदेशी शब्द बात किया, उदाहरण के तौर पर हमने समझाया भी आप लोगों को। अब अगर बात करें संकर शब्द की, पांचवी बात करते हैं हम किसकी? संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। संकर शब्द क्या होता है? संकर का मतलब होता है कि देसी और विदेशी दोनों से मिलकर के बना हो, देसी और विदेशी। कैसे? संकर का मतलब है देसी और विदेशी से मिलकर के बनाएगा। जैसे बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट कैसा है? बम और ब्लास्ट, एक देसी है तो दूसरा विदेशी है। और बात करें, अगर बात करें अग्नि, अग्निपथ, ठीक है ना। इसमें यह भी हो सकता है कि तद्भव तत्सम भी हो सकते हैं, देसी विदेशी भी हो सकते हैं। तो यौगिक से मिलकर के बना, दो या दो से अधिक शब्दों के या वर्णों से मिलकर के जो भी शब्द बनेगा यहाँ पर वह संकर शब्द होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो, अग्नि यौगिक शब्द है, संस्कृत का शब्द है, ठीक है ना। अब इसमें कोई विदेशी है तो कोई देसी है, तो इस तरह से जो भी शब्द बनेंगे वो कैसे बनेंगे? संकर शब्द होंगे। तो हमने क्या बताया आप लोगों को? तद्भव तत्सम में अंतर करना बताया, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमने बताया, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी और संकर शब्दों के बारे में, ठीक है ना। संकर शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक भाषाओं या देसी विदेशी ये शब्दों से मिलकर के बने होंगे, ठीक है। दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर के बने होंगे, मतलब संस्कृत और इंग्लिश से मिलकर बने हो सकते हैं, जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, ठीक है। जिनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? हिंदी में करते हैं। अगर अब हम बात करें तो हमने क्या बताया आपको कि शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमने बताया, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में, शब्द के प्रकार में शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके स्रोत के आधार पर हमने बताया तद्भव, तत्सम, देसी, विदेशी और संकर। इसके बाद हम बात करेंगे शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में। व्युत्पत्ति के मतलब संरचना, रचना या के आधार पर, ठीक है। उसमें रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक के शब्द के बारे में बात करेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी आपको? लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।